गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सभी के। जैसा आप सभी को पता है कि मेरे साथ आपकी क्लास होती है वीकेंड में, फ्राइडे सैटरडे, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चे बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और जितने बच्चों का भी एएलपी का एग्ज़ाम हो गया है तो एक बार वो बताएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हमें फीडबैक मिला है फिर हम वो आपको बताएंगे। तो अगर किसी ने अगर एग्ज़ाम दिया है, असिस्टेंट लोको पायलट के जो भी प्री के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके जो टीयर 1 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फेज़ 1 भी कह सकते हैं जिसे आप, तो वो बता सकते हैं। बाकी जो बच्चों ने भी हमें बताया है उन्होंने कहा कि सर जितना आपने पढ़ाया हमें क्लास में उससे लेवल कम ही आ रहा है, बच्चों को आसान लग रहा है। देखो, अगर आपको पेपर करते करते आसान लगे, समझ जाना है कि उसी पेपर में सिलेक्शन होने की संभावना है। दूसरा, फिर एक बच्चों ने बताया कि सर लेंस और मिरर से क्वेश्चन पूछ रहा है हर सेट में। जितने बच्चों के मेरे पास में आए हैं लगभग हर बच्चे ने बताया कि एक आध क्वेश्चन लेंस और मिरर से पूछा जा रहा है। तो इसलिए हमने आज की जो क्लास है वो मिरर के ऊपर रखी है। इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम मिरर के करेंगे जो पहले भी आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन हैं, ताकि आपको एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए मिरर का। ठीक है, तो आज भी मेरे साथ क्लास आपकी मिरर की। कल जो मैं क्लास आपके साथ रखूंगा उसमें ज़्यादातर लेंस के क्वेश्चन रखे जाएंगे, तो ताकि जिन बच्चों का भी पेपर होगा उन्हें फ़ायदा हो। बाकी ये फेज़ 1 है, फेज़ 2 में थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहेगा। असिस्टेंट लोगो पायलट वाले जो बच्चे हैं तो वो अपना जो हमने तैयारी कराई है उससे बार बार रिवाइज करते रहें, तो उससे इतना कम लेवल अगर उन्होंने फेज़ 1 में रखा है तो कितना भी लेवल उठाएंगे तो फेज़ 2 में आप उससे भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलो, बहुत ईजी आया था ना। हाँ, बढ़िया तैयारी करके जाओ तो पेपर आसान ही लगना चाहिए। देखो, पेपर देने का मज़ा तभी है कि पेपर करते करते आपको आसान लगना चाहिए। हमने पढ़ाई इतने तक का पढ़ लिया हमने क्लास में कि वो आपको आसान लगा नहीं है, कैसे भी पूछ ले। चलो, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसे आप करेंगे ध्यान से। पहले बेटा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसने लिखा है कि इन द फॉलोइंग टेबल द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आर गिवन इन 2 डिफरेंट कॉलम। निम्नलिखित तालिका में प्रकाश की आपतित किरण की दिशा और प्रकाश की परावर्तित किरण की दिशा को 2 अलग अलग स्तंभों में दी गई है। तो बेटा कॉलम 1 जो है इसमें परावर्तन से पहले प्रकाश की किरण की दिशा बताई गई है, कॉलम 2 में परावर्तन के बाद प्रकाशीय किरण की दिशा बताई गई है। फिर आपको इन्हें मैच करना है कि आने वाली प्रकाशीय किरण ऐसी है तो परावर्तित होने के बाद क्या होगा। इसे ध्यान से पढ़ो, ये रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं एक बार लोगों को थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, हो सकता है कि लोगों की वजह से आपको दिक्कत आ रही हो। करो ये, देखो, अगर आप बेटा सबसे पहले ऐसे के क्वेश्चनों में एक एक करके स्टेटमेंट उठाओ तो क्वेश्चन करना आसान रहेगा। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट 1 को उठा लेता हूँ, जो कॉलम 1 में स्टेटमेंट है कि रिफ्लेक्शन से पहले, परावर्तन से पहले। बेटा अगर यहाँ रिफ्लेक्शन की परावर्तन की बात की है और रिफ्लेक्शन होता है मिरर दर्पण से, तो अब दर्पण को लेकर चलना। ये कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 में कि मुख्य अक्ष से होकर गुजरने वाली या उस पर निर्देश होने वाली आपतित किरण। बेटा देखो, अगर मैं यहाँ पे एक दर्पण में कनकेव मिरर का एग्जाम्पल ले लूँ, एक अवतल दर्पण का अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, तो मैं आपको 3-4 केस बता रहा हूँ। तो ये जान पूछ के मैंने क्वेश्चन लिया ताकि आपको 3-4 बातें क्लियर हो जाएं। ये बेटा हमने कनकेव मिरर लिया है। ये मिरर में मैंने बताया था कि मिड पॉइंट होता है पोल, थोड़ा दूरी पे होता है एक फोकस, एक इस मिरर का होता है सेंटर, और बहुत दूर वाले पॉइंट को हम बोलते हैं इन्फिनिटी, अनंत। ठीक, अब उसने कहा कि स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है कि इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड ऑन द प्रिंसिपल फोकस। बेटा देखो, अगर प्रकाश की जो किरण है अगर ये फोकस से होकर गुजरे, तो आपको हमने बताया था, अगर आपने साइंस स्पेशल बैच किया है, कि अगर प्रकाश की किरण फोकस से पास करेगी तो बेटा टकराने के बाद क्या होगी, वही जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जो मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर हो जाएगी। तो अगर प्रकाश की किरण फोकस से पास करती है तो मिरर से टकराने के बाद में ये जो बेटा जो सेंटर फोकस पोल को जो लाइन मिला रही है ना, इससे हमने क्लास में आपको बताया था, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। तो अगर प्रकाश की जो किरण है अगर ये फोकस से पास करेगी तो मिरर से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के हो जाएगी समानांतर, पैरेलल। तो उसमें लिखा है कि इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू, कि अगर प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी तो टकराने के बाद में क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। किसमें लिखा है, तो यहाँ देखो आर में देखो, रिफ्लेक्टेड रे विल प्रोपोगेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर प्रसारित होगी। यानी कि अगर मैं ए को मैच करना चाहूंगा तो ए किसके साथ में मैच कर रहा है, ए मेरा मैच कर रहा है आर के साथ में। अब यहाँ देख लो, ए के साथ में आर आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया।
अच्छा, फिर बी में लिखा है कि इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली। तो बेटा अगर वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाशीय किरण गुजरेगी तो हमने क्लास में आपको बता रखा है कि अगर प्रकाश की किरण जो है, अगर मैं अगले पे बनाऊं कि इसमें कर दूं, चलो अगले बना देते हैं। अगर बेटा प्रकाश की जो किरण है अगर वो वक्रता केंद्र से पास करती है, ये हमारे पास फिर से क्या है, पोल, फोकस, सेंटर, इन्फिनिटी। ये अवतल दर्पण कनके मिरर ले रहा हूं मैं। अगर प्रकाश की किरण सेंटर से पास करती है ना तो टकराने के बाद में इसी पाथ पर वापस लौट आएगी, इसी पाथ को रिट्रेस करेगी। फोकस से पास करने वाली टकराने के बाद में पैरेलल हो जाती है, सेंटर से पास करने वाली उसी पाथ पर लौट आएगी। तो कह रहा है कि इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली क्या करेगी, रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस द पाथ ऑफ इंसिडेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन, परावर्तित किरण विपरीत दिशा में आपतन पाथ पर वापस लौटेगी। तो यानी कि अगर प्रकाश की किरण जो है वो सेंटर से पास करती है तो उसी पाथ पर वापस लौट आती है। तो इसके यानी कि बी के साथ में बनेगा एस, तो बी के साथ में एस यहां पर भी है, यहां पर भी, यानी कि बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ए के साथ में आर, बी के साथ में एस। सी में क्या लिख रहा है, इंसिडेंट रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो बेटा अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रही है, ये हमारे पास कनके मिरर है, ये फिर से वही पोल, फोकस, सेंटर, इन्फिनिटी। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर फोकस से पास होने वाली किरण पैरेलल हो गई थी तो अगर पैरेलल किरण टकराएगी, अगर समानांतर किरण टकराएगी तो फिर वो टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। भाई एक चीज देखो, अगर फोकस से पास होने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई थी तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी टकराने के बाद में फोकस से पास करेगी वो। तो टकराने के बाद किससे पास करेगी, फोकस से। तो इंसिडेंट रे पासिंग पैरेलल, पैरेलल वाली फोकस से पास करेगी, तो ये आएगा विल पास थ्रू और पेरियड टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आंसर क्या बन जाएगा इस वाले का, सी का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा पी। तो सी के साथ में आएगा पी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। फिर लास्ट में क्या लिखा है इसने, इंसिडेंट रे डायरेक्टेड ऑन द पोल टू द मिरर मेकिंग एन एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा देखो एक फोर्थ पॉइंट, सारे पॉइंट याद कर लेना, अलग से एक लाइन भी पूछ सकता है आपसे। पहला क्या है, फोकस से पास होने वाली पैरेलल हो जाएगी, सेंटर से पास होने वाली उसी पाथ पर रिट्रेस करेगी, उसी पाथ पर लौट आएगी, पैरेलल जो होगी वो फोकस से पास करेगी। और चौथा नियम क्या होता है, अगर यहां पर मैं, ये मेरे पास फिर से ये पोल है, फोकस है, ये सेंटर है, इन्फिनिटी। अगर प्रकाश की किरण पोल पर टकराएगी प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बना के, मान लो थीटा एंगल बनाकर, तो उसी एंगल पर ही वापस जाएगी, तो उतने एंगल बनाकर वापस जाएगी। तो इसमें यही लिखा है इसने कि आपतित किरण दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल पर मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाते हुए निर्देशित होती है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे इज ऑन द अदर साइड प्रिंसिपल एक्सिस मेकिंग द सेम एंगल। परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के दूसरी ओर जाती है तथा आपतित किरण के सापेक्ष समान कोण बनाती है। यानी कि इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास में डी किससे मैच कर जाएगा, डी मैच कर जाएगा क्यू से। अब मैं चाह रहा हूं कि इस वाले क्वेश्चन को आप यहां से भूलकर, इसका तो हमने आंसर निकाल लिया, एक बार आप इन 4 पॉइंटों को देखो दोबारा से। तो पेपर में आपसे ये 4 पॉइंट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, केवल एक सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक अवतल दर्पण है, कनके मिरर है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उस पर टकराने के बाद कहां जाएगी, फोकस से पास करेगी, सेंटर से पास करेगी, इन्फिनिटी से। हम कहेंगे पैरेलल रे जो होती है वो फोकस से पास करती है, काम खत्म। वो कह देगा अगर प्रकाश की किरण पोल पे टकरा रही है, ध्रुव पे टकरा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल बना के, तो कितने एंगल पे जाएगी, दूसरी तरफ थीटा एंगल पर ही जाएगी। तीसरा कह सकता है अगर रे फोकस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। सेंटर से पास करने वाली क्या करती है, उसी पाथ को रिट्रेस करती है। ये चारों नियम आपको याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पहले आप ये मुझे बताओ। ये बच्चा कह रहा है कि सर टेक्नीशियन के एग्जाम में नोटिफिकेशन में सिर्फ फिजिक्स एंड ईडी दिखा रहा है। नहीं, टेक्नीशियन के एग्जाम में तो जनरल साइंस लिखा उन्होंने, प्री के एग्जाम में 40 नंबर का। तो जिन बच्चों का एएलपी का पेपर हो गया है वो अभी से टेक्नीशियन पर फोकस करना शुरू कर दें, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है वो आज की क्लास को बहुत ध्यान से समझें, एक आध क्वेश्चन टपक सकता है आज की क्लास से जिनका पेपर रह गया है ना। चलो, मैग्नेटिक फील्ड से आया था सोलिनॉइड वाला क्वेश्चन। हमने अगर साइंस स्पेशल में इस बार 8-9 क्लास पढ़ाई है मैग्नेटिज्म की, जो कि हमें पता था कि इसमें क्वेश्चन आएगा एएलपी में। तो पुराने बैच में हम पहले एक ही क्लास पढ़ाते थे मैग्नेटिज्म की, इस बार हमने 7-8 क्लास पढ़ाई है। तो सोलिनॉइड पढ़ाया, उसमें पूरा धारावाहिक परिनालिका उन बच्चों ने कर दिया होगा, है ना। चलो,
अगले पे आते हैं। एक बेटा हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला देखेंगे। जो मिरर होता है, दर्पण का सूत्र, ये सबको पता होगा कि जो मिरर का फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखा भी है आपके सामने पहले से कि मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इजगल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमने क्लास में पढ़ा रखा है। मैं क्लास ये मान के चलाऊंगा कि आप सभी को थ्योरी आती है, अब केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो हमारे पास ये दर्पण का सूत्र है। तो जैसे कि ये दर्पण का सूत्र हम कब यूज करते हैं, जैसे मान लो पेपर में कह दे कोई कनकेव या कॉन्वेक्स मिरर ले ले, अवतल या उत्तल दर्पण, और आपसे कह दे भाई एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है u दूरी पर। u का मतलब है कि ये जो पोल है, ये दर्पण जो है इससे वस्तु कितना दूर रखी है। तो यहाँ पे लिखा भी है, u क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट पोजिशन फ्रॉम मिरर, दर्पण से वस्तु की स्थिति। तो दर्पण से वस्तु कितना दूर रखी होती है उसे हम लिखते हैं u से। v है यहाँ पे कि इमेज प्रतिबिंब जो बनेगा, मान लो कि वस्तु यहाँ पर रखी है, ये इसकी इमेज मान लो कहीं दर्पण के पीछे यहाँ बन रही है, तो जो इमेज बनेगी वो कितना दूर बनेगी उसे मैंने कहा था कि v से लिखते हैं। तो v क्या होता है, इमेज पोजीशन फ्रॉम मिरर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। f क्या बेटा इस फॉर्मूले में, ये वस्तु की पोजीशन है, ये प्रतिबिंब इमेज की है। f क्या यहाँ पे, फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ जो है ये, अब हमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। देखो ये हमारा जो मिरर होगा इसके इस तरफ को हम लेते हैं पॉजिटिव एक्सिस, इधर को लेते हैं नेगेटिव। तो जब भी हम कोई वस्तु रखते हैं मिरर में, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि हमेशा वस्तु को हम लेफ्ट साइड पर रखते हैं। तो इस फॉर्मूले में जब भी आप u की वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव पुट करोगे, यानी u की वैल्यू आप हमेशा नेगेटिव लोगे। v की वैल्यू आप पॉजिटिव कब लोगे, दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, लेंस की बात नहीं हो रही। दर्पण वाले केस में v की वैल्यू पॉजिटिव आप तब लोगे अगर इमेज बन रही होगी सीधी। तो सीधी इमेज जो होती है वो दर्पण के पीछे बनती है, तो पॉजिटिव एक्सिस पे बनती है। तो v की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे हम जब इमेज बनेगी इरेक्ट, सीधी इमेज बनेगी। और नेगेटिव कब लेते हैं, जब इमेज बनती है उल्टी। और फोकल लेंथ जो होती है पॉजिटिव ली जाती है उत्तल दर्पण के लिए, नेगेटिव ली जाती है कनकेव अवतल के लिए। ये सारी बातें याद आ रही है ना, क्लास में आपको पढ़ाया था हमने कि अगर आपसे ये फोकस दूरी जो है, ये फोकल लेंथ जो है, ये पॉजिटिव होती है उत्तल दर्पण के लिए। तो आज की क्लास में हमने पूरा छपवा दिया आपको, ताकि आपके नोट्स बनाने के लिए आपको जरूरत ना पड़े और आप केवल इसकी जो पीएनजी आपको मिलेगी उसी से काम चला लें। तो इसमें सब कुछ चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि इस मिरर फॉर्मूले में u क्या है कि वस्तु की पोजीशन, वस्तु कितना दूर रखी है, v क्या है इमेज कितना दूर बनेगी, f क्या है फोकल लेंथ है। f की वैल्यू पॉजिटिव कब लेंगे, अगर उत्तल दर्पण होगा, नेगेटिव कब लेंगे जब अवतल दर्पण होगा। और जो इमेज है वो पॉजिटिव होती है सीधी इमेज के लिए, v की वैल्यू पॉजिटिव सीधी इमेज के लिए पॉजिटिव होगी, उल्टे के लिए नेगेटिव। u में कुछ सोचना ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव होगा। तो जब भी आप मिरर फॉर्मूला लगाओ तो टेंशन नहीं लेनी, u तो हमेशा नेगेटिव रखना ही रखना है, ये काम खत्म हो गया। u की वैल्यू हमेशा, अगर वस्तु 12 सेंटीमीटर दूर है तो u की वैल्यू -12, वस्तु 50 सेंटीमीटर दूर है u की वैल्यू -50। f की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दर्पण देख लेना, उत्तल के लिए पॉजिटिव, अवतल के लिए नेगेटिव। v की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव कैसे देखेंगे, अगर इमेज सीधी है तो सीधी इमेज हमेशा मैंने बताया था आभासी होती है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव होगी और v की वैल्यू नेगेटिव होगी उल्टी इमेज के लिए। ये बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है आवर्धन क्षमता का। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हमने आपको लिखवाए थे क्लास में कि मैग्निफिकेशन होती है HI/HO। HI का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। एक रेलवे का न्यूमेरिकल वाले केस में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, आवर्धन क्षमता का, f/f-u। और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला f-v/fb है। तो इन सब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं भी आज की क्लास में आपसे पूछूंगा इनसे। हालांकि आज की क्लास में मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं, न्यूमेरिकल थोड़े से कम रखे हैं, अभी प्री के हिसाब को देखते हुए, ठीक है। तो अब यहां से अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने एक रिवीजन कराने के लिए कराया है, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं इस क्लास में, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने से पहले भी हल्का सा आपको रिवाइज कराना पड़ता है, इसलिए मैंने जो क्लास में आपको ये चीज आधे पौन घंटे में समझाई थी उसे मैंने 5 मिनट में रिवाइज करा दी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अमन शाह कह रहे हैं सर आपसे पढ़ गया मेरा जॉब हो गया एनटीपीसी 2019 में। भाई आपकी मेहनत है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे आगे बढ़ते रहो। अच्छा, एक इसने लिखा है हमें कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लिखते हैं HI से, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो पीछे देखो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का जो रेशियो होता है ये हमारा कहलाता है लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, या जिसे हम शॉर्टकट में केवल मैग्निफिकेशन भी कह देते हैं। तो हमारा आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन, ठीक है। अगला बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। ये सारे क्वेश्चन में जो अभी का लेवल आ रहा है पेपर में उसको ध्यान में रखते हुए मैंने वो क्वेश्चन चूज किए जो आ सकते हैं।
व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, आवर्धन का मात्रक क्या है। अब यहां देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो अगर बेटा वस्तु की ऊंचाई आप ले रहे हैं मीटर में, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी मीटर में ही लोगे, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं बनेगी। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, हम लिखेंगे इट हैज नो यूनिट। बहुत सारे धुरंधर जो है डायोप्टर लगा देते हैं, डायोप्टर होती है पावर की यूनिट, पावर की, शक्ति की, पावर। तो पावर की जो यूनिट है वो बेटा हमारी क्या होती है, डायोप्टर। इसकी कोई यूनिट नहीं बनेगी। तो सी का आएगा बी ऑप्शन, 3 का आएगा सॉरी बी ऑप्शन, यूनिटलेस। बहुत बढ़िया, अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन, अगर कह रहा है कि अगर गोलीय दर्पण से बने, गोलीय दर्पण का मतलब होता है बेटा अवतल या उत्तल जो दर्पण होते हैं ना, ये गोलीय दर्पण कहलाते हैं, गोले से काट के बनाए जाते हैं। तो गोलीय दर्पण का मतलब जब भी आए तो समझ जाना कि अवतल या उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, कनकेव या कॉन्वेक्स की बात कर रहा है। तो कह रहा है गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन जो मैग्निफिकेशन है अगर वो नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या है, मान लो कोई मिरर है, कोई दर्पण है, और उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो मान लो कि -2 है, तो मैग्निफिकेशन माइनस का मतलब क्या है। अगर बेटा मैग्निफिकेशन माइनस में है तो इसका मतलब है कि इमेज बनेगी उल्टी। तो मैग्निफिकेशन जो है या तो ये होती है पॉजिटिव या होती है नेगेटिव। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वो दर्पण सीधी इमेज बना रहा है, इरेक्ट। और इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज हमेशा कैसे होती है, वर्चुअल, आभासी। तो सीधा प्रतिबिंब अगर है तो साथ में एक शब्द और लिख देंगे कि सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब होता है इमेज बनेगी उल्टी, इनवर्टेड। और उल्टी इमेज कैसे होती है, रियल, वास्तविक। तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। पूरी क्लास रिवाइज करा दूंगा आपको आज मिरर की, अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है तो पूरा रिवाइज कर लेंगे हम आज की क्लास में ही। तो मैग्निफिकेशन क्या बनेगी, नेगेटिव का मतलब है कि इमेज बनेगी उल्टी। बहुत सारे बच्चे पेपर में क्या करते हैं, जो पढ़कर नहीं जाते, वो मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब सोच लेते हैं कि इमेज छोटी बनेगी। बेटा अगर इमेज छोटी बने तो हम तब बोलते हैं कि मैग्निफिकेशन 1 से कम होगी, 0.4, 0.5 या 0.8। अगर इमेज बड़ी बन रही है तो मैग्निफिकेशन हम कहते हैं कि 1 से ज्यादा होगी। अगर इमेज होगी सीधी तो मैग्निफिकेशन होती है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये उल्टे और सीधे के लिए यूज किया जाता है। सीधे प्रतिबिंब के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, उल्टे के लिए नेगेटिव, बड़े या छोटे के लिए <1 और <1 का यूज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हाँ, ग्रेड 3 में टेक्नीशियन में साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे। उसमें जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो हमने साइंस स्पेशल में पूरा करवा दिया है। और उसमें भी हमारी गारंटी है जब आप पेपर देके बाहर निकलोगे आप यही कहते हो निकलोगे जी आसान आया। कोई बच्चे ये कहते हो नहीं निकलेगा जी टफ आया। फिजिक्स वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। इसमें लिख रहा है कि यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। बेटा ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण के पोल ध्रुव से एक वस्तु को कितना दूर रखा जाता है, 5 सेंटीमीटर दूर। तो बेटा वस्तु जितना दूर रखी होती है उसे हम लिखते हैं यू से, और यू की वैल्यू होती है हमेशा नेगेटिव। ये मैंने अभी आपको बताया था मिरर फॉर्मूला पढ़ाते समय। यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो बेटा फोकस दूरी कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, और मिरर कौन सा है अवतल, तो कनकेव मिरर अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी नेगेटिव होती है, तो -2.5 सेंटीमीटर हो गया ये भी। तो जब भी आप मिरर का से क्वेश्चन करेंगे तो वैल्यू के साथ में प्लस माइनस जरूर लगाना है। यू में तो कुछ सोचना ही नहीं है, यू की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव होती है। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है वो ऑलवेज नेगेटिव, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। एफ नेगेटिव होगा अवतल दर्पण के लिए, पॉजिटिव होगा उत्तल के लिए। तो हमने क्या किया, हमारे पास में कौन सा मिरर है अवतल है, तो फोकस दूरी नेगेटिव होगी। तो कह रहा है कि इसकी मैग्निफिकेशन बताओ। देखो अब बेटा अगर आपको एफ और यू दे रखा हो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, अगर एफ और यू दे रखा है तो मैग्निफिकेशन का तीसरे वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो तीसरे वाला फॉर्मूले पे आ जाओ। मैग्निफिकेशन का तीसरा फॉर्मूला क्या है, m = f अपॉन f माइनस यू। मैग्निफिकेशन निकालनी है। अच्छा, और ये यू एफ की वैल्यू कितनी है, ये -2.5 आई है। एफ की वैल्यू कितनी है -2.5, ये माइनस का निशान है। और यू की वैल्यू कितनी है -5, तो आ गया -2.5, ये -2.5 + 5, तो -2.5, और नीचे कितना बचेगा प्लस का 2.5 बचेगा, ये कट गया, तो मैग्निफिकेशन आ गई -1। ठीक है, मैग्निफिकेशन आ गई -1, यानी कि बी करेक्ट आंसर है। हालांकि अगर आपको थ्योरी पूरी क्लियर हो
तो आपको इस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको थ्योरी याद आ रही है, अगर आपका पूरा रिवीजन है, तो आप एक चीज देखो बेटा, फोकस दूरी कितनी है 2.5 सेंटीमीटर की, और वस्तु रखी है 5 सेंटीमीटर दूर, यानी कि फोकस दूरी से डबल दूरी पर। तो याद करो, अगर मेरे पास में ये कनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है इन्फिनिटी, तो मैंने आपसे कहा था कि सेंटर जो है वो फोकस दूरी से डबल पे होता है। तो अगर ये 2.5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, तो सेंटर कितने पे होगा, 5 सेंटीमीटर पे होगा। अब ये कह रहा है कि भैया फोकस दूरी है 2.5, वस्तु रखी है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि वस्तु जो है फोकस दूरी से डबल दूरी पर रखी है। तो फोकस से डबल दूरी पर रखी, यानी कि वस्तु रखी है सेंटर पे। तो कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में हमने आपको पढ़ाया था कि कनकेव मिरर में अगर वस्तु सेंटर पर रखी हो तो उसकी इमेज सेंटर पे ही बनती है और उल्टी बनती है। अगर जितनी बड़ी वस्तु है इमेज उतनी ही बड़ी बने, यानी सेम साइज की इमेज बने, तो मैग्निफिकेशन 1 आती है, और इमेज उल्टी है तो इसलिए मैग्निफिकेशन आएगी नेगेटिव। तो यानी कि आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं थी, थ्योरी अगर आपको क्लियर है आप वहां से भी क्वेश्चन कर सकते थे। ऐसे किया कि नहीं किया है, ये सबने फॉर्मूला ही निकाला है भाई। सीधा देखो ना, एफ की वैल्यू 2.5, वस्तु रखिए 5 सेंटीमीटर दूर, यानी वस्तु रखिए फोकस से डबल दूरी पे। फोकस से डबल दूरी पे होता है सेंटर। कनकेव मिरर में वस्तु अगर सेंटर पर रखी हो तो इमेज भी सेंटर पे ही बनती है, ठीक है ना। तो आंसर आएगा इसका -1। जो बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं बाकी उन सबका गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 करो, ये करेंगे। इमेज से भी निकाल सकते हैं, बिना फॉर्मूले किया था। रविंद्रा जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया। इसने कहा है व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर विच कैन प्रोड्यूस ए मैग्निफिकेशन ऑफ -2 एंड प्रोड्यूस ए रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द पोल। अब देखो, पहले आप ये 4 ऑप्शन देखो, 2 में लिखा माइनस, 2 में लिखा प्लस। तो मुझे बताओ कि इस ऑप्शन में से, इन 4 ऑप्शन में से कौन से 2 ऑप्शन हमारे आंसर नहीं बन सकते। और आपको मैं हिंट दे रहा हूं, पूछ क्या रहा है हमारे से, पूछ रहा है कि फोकल लेंथ बतानी है कनकेव मिरर की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। तो अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी बतानी है तो कौन से 2 ऑप्शन हमारे आंसर नहीं बनेंगे, इन 4 में से कौन से 2 ऑप्शन आंसर नहीं होंगे। हाँ, परवेज हुसैन आएंगे उस पर बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कनकेव मिरर में, ये आया एक सेट में इस बार एलपी में। देखो बेटा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो नेगेटिव होती है, यानी कि ये सी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता, या तो बी आंसर है या फिर ये डी आंसर है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर, मैग्निफिकेशन दे रखा -2, आवर दे रखा -2, और कह रहा है कि प्रोड्यूस कर रहा है रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। तो बेटा जो इमेज बन रही है ना, इमेज बन रही है 1.5 मीटर दूर। अब बेटा जो इमेज का मतलब होता है कि वी, प्रतिबिंब की जो दूरी है, इमेज की दूरी होती है वी, वो लिख रखे 1.5 मीटर। अब ये प्लस है कि माइनस। अब एक चीज देखो, जो इमेज बन रही है रियल इमेज बन रही है, वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है उल्टा। तो मिरर वाले केस में अगर उल्टी इमेज होती है तो वी की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं। अगर आप भूल गए हो तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूं कि v की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी अगर इमेज बनेगी सीधी और आभासी के लिए होती है v की वैल्यू पॉजिटिव, और v की वैल्यू नेगेटिव होती है उल्टी और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो हमारी जो इमेज बन रही है वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इसकी फोकस दूरी बता, इसकी क्या बतानी है हमें, फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर, फोकल लेंथ बतानी है। तो देखो बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ और वी की फॉर्म में क्या लिखवा रखा है मैंने आपको, एफ माइनस वी बाई एफ। ये चौथा फॉर्मूला लिखवाया था मैग्निफिकेशन का, ये रहा एफ माइनस वी बाई एफ। भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ और यू की फॉर्म में ये है, एफ अपॉन एफ माइनस यू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ और वी की फॉर्म में एफ माइनस वी बाई वी। तो यहां से निकाल लो एफ माइनस वी बाई एफ। तो मैग्निफिकेशन कितनी है, -2। फोकल लेंथ आपको निकालनी है, v की वैल्यू कितनी है, -1.5, f आपको निकालना है। तो -2f किसके बराबर हो गया, f प्लस 1.5 के। ये f उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3f किसके बराबर हो गया, 1.5। तो f की वैल्यू हो जाएगी 1.5 अपॉन -3, 3 पंजे 15 -0.5। गड़बड़ कर दिया हमने कहीं,
अरे इसमें वी है ये फॉर्मूले में, देखो फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हो गया, एक मिनट रुको, यहाँ पे वी है फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले में नेटे बेटा क्या है, वी है। तो मैग्निफिकेशन कितनी है, -2, फोकल लेंथ निकालनी है, वी की वैल्यू कितनी है -1.5, नीचे लिखा है आएगा वी -1.5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा एफ, और ये प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.5, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का, ये गलत कर रहे हैं क्या हम, 3 एफ प्लस 1.5 एफ अपॉन एम इजकल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू होता है, मैग्निफिकेशन एफ माइनस वी बाई एफ ही आएगा, वी तो नहीं आना चाहिए फॉर्मूले में, वी नहीं आएगा एफ ही आएगा। इसे प्रूफ कर लेते हैं, अगर एक बार कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा ना तो इसे हम प्रूफ कर लेंगे अभी। तो मेरे हिसाब से आना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, एफ माइनस वी बाई एफ, मैग्निफिकेशन है -2, अवतल दर्पण की निकालनी है, फोकस दूरी हमें निकालनी है, वी की वैल्यू है -1.5 और एफ हमें निकालना था -2f हो गया, एफ प्लस 1.5, तो ये इधर जाएगा तो -3f आएगा, 1.5, ये ऑप्शन में गलत है शायद से, हाँ एफ आएगा ना नीचे, इसे सोल्व कर लेते हैं, -3f, तो हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो, 3 तो पॉइंट आएंगे 0, 15 कम 15, 15 दूनी 30, -0.5 आ रहा है। सब बच्चों को यही आ रहा है क्या, -0.5, सबको यही आ रहा है क्या, बताना एक बार। हाँ ऑप्शन गलत है, मैं एक बार इसके ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन यही थे क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन यही है कि नहीं, 1 सेकेंड, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर, -0.5 है भाई, ये सॉरी ये जो बी ऑप्शन है ना ये -0.5 का है, -0.5 मीटर, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। बाकी ऑप्शन सही थे, ये वाले ऑप्शन में ये मिस प्रिंट है, ये तो ये -0.5 है इसमें बी में, ठीक। अच्छा अगर मान लो कि हमें इसमें कई बार पेपर में गड़बड़ हो जाए, जैसे मान लो कि अचानक से दिमाग काम ना करे कि यार ये फॉर्मूले में एफ माइनस वी बाई एफ था या एफ माइनस वी बाई वी था, मान लो कन्फ्यूजन हो गया जैसे मुझे हो गया, तो मैं फिर क्या करता, इसे फिर दूसरे तरीके से करता, मैं क्या करता, सबसे पहले मेरे पास वी बी है एफ बी है, तो मैं मिरर फॉर्मूले से क्या करता, 1/f इजगल टू 1/v प्लस 1/u से मैं u की वैल्यू निकाल लेता, u की वैल्यू निकल जाती तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और है m इजगल टू -v बाई यू, फिर मैं उससे निकाल लेता। तो यानी कि आप अलग अलग तरीके, अगर कभी बार कन्फ्यूजन भी हो जाए, मान लो अचानक से पेपर में अगर एक बार दिमाग में बैठ गया ना कि यहाँ पर v है कि f है, कन्फ्यूजन आ गया तो देर तक क्लियर नहीं होगा, तो आप इसे छोड़ के आप बाकी और भी तो फॉर्मूले हैं हमारे पास, उनसे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। मान लो कि आपके पास v है f है और v है, मिरर फॉर्मूले से u निकाल लो, तो ये वाला फॉर्मूला मान लो कि आपको दिमाग में सेट है तो इससे कर लो। अगला है हमारे पास 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी 0.6 मीटर है तो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो 0.5 मीटर की फोकस दूरी दे रखी है, तो फोकस दूरी दे रखी है अवतल दर्पण की, वो होती है नेगेटिव, -0.5 मीटर हो गई। वस्तु की दूरी u हमेशा लेते हैं हम नेगेटिव, तो -0.6 मीटर हो गया। तो कह रहा है कि इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला f और u की फॉर्म में क्या होता है, m इजगल टू f अपॉन f माइनस यू, इससे निकाल लो। तो f की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.5, यहाँ भी f की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.5, और u की वैल्यू कितनी है, -0.6। इसे हम सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ गया, -0.5, नीचे -0.5 प्लस 0.6, तो -0.5, नीचे बचेगा 0.1, तो सोल्व करेंगे तो -5 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में -5, यानी कि ए ऑप्शन। तो पेपर में आपको क्या करना है, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में रेलवे वाले जब भी इस अगर न्यूमेरिकल पूछेंगे ना, तो या तो इस वाले फॉर्मूले से पूछते हैं आपसे कि भाई आपको
क्या करेंगे, एफ और यू दे देंगे, एफ और यू दे के आपको मैग्निफिकेशन पूछ लेंगे, या मैग्निफिकेशन और एफ दे के यू की वैल्यू पूछ लेंगे। ये वाला फॉर्मूला पूछते हैं पेपर में, या ये एफ माइनस वी बाई एफ वाला, या ये वाला फॉर्मूला कि आपको मैग्निफिकेशन और ये एफ दे के वी की वैल्यू पूछ ली। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमारे पास में माइनस वी बाई यू भी है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी पूछा हुआ है, और ये वाला भी। तो चारों फॉर्मूले आपको मैग्निफिकेशन के याद रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये S1 S2 का मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट ये कह रहा है कि गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो गोलाकार दर्पण यानी कि अवतल या उत्तल दर्पण की बात कर रहा है वो। गोलाकार दर्पण में अवतल उत्तल दोनों आते हैं। कह रहा है कि गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला लिख रहा है वो, द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए कट पार्ट। गोलाकार दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसे दर्पण काटा हुआ भाग होता है। देखो कहना क्या चाह रहा है, जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी, यहां देखो हम ये गोलाकार दर्पण बनाते कैसे हैं। इसके लिए आप एक काम करो, एक ठोस खोखला गोला ले लो। ये मेरे पास क्या है, ठोस कांच का गोला, ए होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। मैंने कांच का खोखला गोला ले लिया, कांच का खोखला गोला। अब दिक्कत क्या है कि बोर्ड पे सब बच्चों को सर्कल लग रहा होगा, तो आपको अपने दिमाग में फोटो बनाना है कि आपके सामने कांच का खोखला गोला है, खोखला गोला। अब इस खोखले गोले में से आप क्या करो, एक पार्ट कट कर लो। इस कांच के खोखले गोले में से मैंने एक पार्ट कट कर लिया। अब बेटा जो पार्ट कट करके बाहर निकला, ये जो पार्ट कट करके बाहर निकला, अगर मैं इसके पिछले वाले हिस्से पर ऐसे पॉलिश कर दूं तो एक कनकेव मिरर बन जाएगा। इसे अगर मैं काट के बाहर निकाल लूं तो मेरा बन जाएगा ये कनकेव मिरर अवतल दर्पण। तो मेरा कनकेव मिरर बन गया, कनकेव मिरर अवतल दर्पण। लेकिन अगर मैं इसके पिछले वाले हिस्से पर जो मैंने इसे काट के बाहर निकाला, अगर मैं इसके उठे हुए हिस्से पर पेंट ना कर पीछे सिल्वर की पॉलिशिंग ना करके अंदर वाले हिस्से पे पॉलिश कर लूं तो ये मेरा बनता कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। यानी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इन्हें कांच के खोखले गोले में से काट के बनाया जाता है। अब आपने क्या किया, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण जो है, आपने कांच के खोखले गोले में से काट के निकाला, इस गोले का एक सेंटर होगा। तो जो इस गोले का सेंटर होगा ना, वही सेंटर इस कनकेव मिरर का भी तो बनेगा। भाई इस मिरर का कोई सा भी पार्ट ले लो, जो सेंटर इस गोले का है वही इसमें से काटे हुए पार्ट का भी होगा। यानी जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही लिखी है कि गोलाकार दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, ये उस गोले का सेंटर है जिससे दर्पण काटा हुआ भाग होता है, जिससे दर्पण काटा हुआ भाग है। तो यानी कि जिस गोले में से काट के, जिस कांच के खोखले गोले में से काट के आपने मिरर बनाया, उस गोले का जो भी सेंटर होगा वही सेंटर इस कनकेव मिरर का भी बनेगा। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारी हो गई ठीक, स्टेटमेंट 1 में कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेटमेंट 2 पे आओ। ये कह रहा है कि गोलाकार दर्पण का अपर्चर उस गोले का व्यास है जिसका दर्पण एक कटा हुआ हिस्सा है। ये बेटा गलत हो गया हमारा। देखो ये हमारे पास में ये जो गोलाकार दर्पण है ना, इस गोलाकार दर्पण का डायमीटर तो ये है, लेकिन ये जो डायमीटर है ना, ये अपर्चर नहीं होता। अपर्चर क्या होता है, जैसे हमारे पास मिरर है, तो इस मिरर का जहां पे ये जो पार्ट है रिफ्लेक्टिंग पार्ट, इसका जो ये जो है, ये जो डायमीटर है इसका, ये डायमीटर जो है ये अपर्चर है। ये मिरर जिस गोले में से काटा है उस गोले का डायमीटर अपर्चर नहीं होता। जो मैंने मिरर काट के बाहर निकाल लिया, इस मिरर का जो डायमीटर है ये मेरा अपर्चर है। तो बी स्टेटमेंट गलत क्यों होगी, क्योंकि ये कह रहा है कि गोलाकार दर्पण का जो अपर्चर है ये गोले का व्यास है, गोले का डायमीटर नहीं चाहिए मुझे। जो मैंने मिरर काट के निकाला उसका मुझे डायमीटर चाहिए। तो बी वाला हो गया गलत। सी में कह रहा है द प्रिंसिपल फोकस इज स्ट्रिक्टली द मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बिल्कुल सही है। ये बेटा हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में पोल है, मिड पॉइंट, ये सेंटर है। तो पोल और सेंटर का ठीक जो मिड पॉइंट होता है वो होता है फोकस, उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो पोल और सेंटर के ठीक मिड वाला पॉइंट होगा, फोकस बनेगा। तो ये हमारे वाला स्टेटमेंट 3 भी हो गया सही, तो ये भी ठीक हो गया। तो यानी कि 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो। मैं आपसे को क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास में कांच का खोखला गोला है, उस खोखले गोले में से एक पार्ट कट करके बाहर निकाल लो, तो जो पूरे गोले का सेंटर होगा
वही सेंटर इसका भी होगा, ये तो ठीक है, जो गोले का सेंटर वही इसका भी सेंटर, लेकिन जो गोले का जो डायमीटर है, जो गोले का व्यास है, वो इसका अपर्चर नहीं है। जो पार्ट कट के आपने बाहर निकाला, उस पार्ट का जो डायमीटर होगा वो उसका अपर्चर कहलाएगा। तीसरा, पोल और सेंटर के बीच का ठीक मिड पॉइंट कहलाएगा फोकस। यहां तक की बात समझ में आ रही है सभी को? दोबारा अगर मैं यहां पे आपके सामने बना दूं इस चीज को थोड़ा सा और साफ करके, भैया से मान लो कि आपने ये कनके मिरर लिया, इस कनके मिरर का ये पोल है, जो इस गोले का सेंटर होगा वही सेंटर इसका भी बनेगा, और इनका ठीक मिड पॉइंट होगा फोकस। ये फोकस जो है मिड पॉइंट है, किसका मध्य बिंदु है ये? पोल का और सेंटर का। तो सी स्टेटमेंट क्यों सही है? क्योंकि फोकस जो होता है सेंटर और पोल का मिड पॉइंट होता है। पहली स्टेटमेंट सही क्यों है? जो इस पूरे गोले का सेंटर होगा वही सेंटर इतने से पार्ट का भी होगा। हाँ या ना बताओ, क्लियर है कि नहीं है? अगले बात है, अगर आप ये बात समझ में आई आपको, तो अगला क्वेश्चन आप सही कर दोगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहा जाता है? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो बेटा स्फेरिकल मिरर में मैं कनकेव अवतल का एग्जांपल ले लेता हूं। तो मेरे पास जो है कनकेव मिरर है, जो ये अवतल दर्पण है कनकेव मिरर, इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इसका जो डायमीटर होगा, इसे हम क्या कहते हैं? अपर्चर। ये हमारा सही है। ये मिरर आपने जिस गोले में से काटा है उस गोले का डायमीटर अपर्चर नहीं कहलाएगा। गोले में से जो आपने मिरर काट के बाहर निकाल लिया, उस मिरर का जो डायमीटर होगा वो अपर्चर कहलाएगा। तो 9th का ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करो। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन आया पेपर में, उसे मैं लास्ट में अपने आप से लिखूंगा। अभी पेपर में जो अभी एलपी के एग्जाम चल रहे हैं उनमें क्वेश्चन पूछ रहा हो ऐसे कि एक वस्तु कन के मिरर के सामने पोल और फोकस के बीच में रखी है तो इमेज कहां बनेगी, वस्तु फोकस पर रखी है तो इमेज कहां बनेगी, सेंटर पर रखी है तो कहां बनेगी। तो इसमें क्वेश्चन दिया इसने कि एक अवतल दर्पण के साथ जब कोई वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो निम्न में से क्या प्रतिबिंब के लिए लागू होता है। तो बेटा मैंने आपको क्लास में एक शॉर्टकट बताया था, जिन बच्चों को याद नहीं आ रहा मैं दोबारा से उन्हें रिवाइज करा देता हूं। एक कनके मिरर अवतल दर्पण को हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अवतल दर्पण को, कनके मिरर अवतल दर्पण, ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर, ये इन्फिनिटी। देखो कनकेव मिरर वाले केस में बड़ा आसान है आंसर देना। ये मान लो ऑब्जेक्ट रखा यहां पे, ये बनेगी इमेज। तो देखो इसमें आपको क्या करना बेटा, कनकेव मिरर में मैंने कहा था फोकस को रिप्लेस कर देना इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी को रिप्लेस कर देना फोकस से, सेंटर को रखना जुकातू, बस हमारा काम हो गया। यानी अगर वस्तु रखी है फोकस पे तो हम बोलेंगे कनकेव मिरर में, केवल कनकेव मिरर के लिए, उत्तल दर्पण के लिए नहीं है, कॉन्वेक्स के लिए नहीं है। अवतल दर्पण का शॉर्टकट क्या है? अगर वस्तु रखी है फोकस पे तो फोकस को रिप्लेस करता है इन्फिनिटी से, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। अगर वस्तु इन्फिनिटी पे रखी होगी तो इमेज बनेगी फोकस पे। अगर वस्तु रखी होगी सेंटर पे तो इमेज बनेगी सेंटर पे। तो उसने क्या कहा हमारे से, अवतल दर्पण के साथ जब कोई वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो बेटा वस्तु अगर फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। तो ये कह रहा है कि इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड इमेज एट फोकस। फोकस पे तो बनेगी नहीं, अगर वस्तु फोकस पे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, तो इमेज आएगी इन्फिनिटी पर। अच्छा, अब यहां पर एक ही ऑप्शन था जहां पर वस्तु इन्फिनिटी पर रखी है, तो यहां पे आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। लेकिन अगर यहां पे दो ऑप्शन होते हैं इन्फिनिटी वाले, तो एक बात और ध्यान रखना, वस्तु कहां रखी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इमेज कहां बन रही है वो इंपॉर्टेंट है। अब बेटा जहां पर इमेज बन रही है, अगर वहां पे इन्फिनिटी शब्द आ गया तो यानी वो इमेज बनेगी बड़ी। तो अगर वस्तु रखी है फोकस पे तो वस्तु मत देखो, इमेज कहां बनी? इन्फिनिटी पे। तो जहां इमेज बनी वहां अनंत शब्द आ गया, यानी इमेज बनेगी हाईली इनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ी बनेगी, बहुत ही बड़ी। वस्तु रखी है इन्फिनिटी पे, वस्तु जहां रखी है वहां पे नहीं देखना, इमेज कहां बनी? फोकस पे। इन्फिनिटी नहीं आया यानी इमेज बनेगी बहुत ही छोटी, बहुत छोटी बनेगी, है ना, हाईली डिमिनिश्ड। सेंटर वाले केस में कुछ चेंज नहीं करते, वस्तु सेंटर पे, इमेज भी सेंटर पे, इमेज बनेगी सेम साइज की। अब यहां देखना वस्तु कहां पे रखी है? फोकस पे, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, एक बात तो पता चल गई। अब जहां पर इमेज बन रही है वस्तु कहां रखी है वो मत देखना, जहां पर प्रतिबिंब बना अगर वहां पे इन्फिनिटी आ गया तो इमेज बनेगी बड़ी, तो इमेज बनेगी हाईली इनलार्ज्ड, अत्यधिक बड़ी। यहां तक का ठीक हो गया। और ये बेटा जितनी भी वस्तुएं हैं ये सारी की सारी कनकेव मिरर में इमेज बनेंगी, सारी की सारी उल्टी, सारी इमेज उल्टी बनेगी। कनकेव मिरर में सीधी इमेज एक ही केस में बनती है, वो स्पेशल केस है, कनकेव मिरर उल्टी इमेज ही बनाता है। एक ही केस ऐसा जब इमेज सीधी बनती है, अगर कनकेव मिरर के सामने वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हो,
अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी है तभी इमेज बनती है सीधी, बड़ी और मिरर के पीछे। तो इसे ऐसे याद रखना, अगर वस्तु रखी है फोकस और पोल के बीच में, अगर आपको पोल लिखा दिख गया, यानी पोल यानी कि खंबा, तो पोल होता खंबा होता सीधा, यानी अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में पोल लिखा दिख गया तभी हम बोलेंगे इमेज बनेगी सीधी, बड़ी और दर्पण के पीछे। तो अगर पोल नहीं है तो इमेज उल्टी ही बनेगी। तो इमेज उल्टी इमेज कैसे होती है? रियल। तो अगर वस्तु फोकस पर है, आज के बाद आप तुरंत आंसर देंगे वस्तु फोकस पे, फोकस को रिप्लेस करो इन्फिनिटी से, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी आ गया तो इमेज बनेगी बड़ी। पोल शब्द का जिक्र नहीं है यानी इमेज बनेगी उल्टी। ये बात क्लियर हुई? अगला क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी करना है। आप समझ रहे हैं बात को? मैंने क्या कहा आपसे कि अगर वस्तु इन्फिनिटी पर है, वस्तु कहां पर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लिया वस्तु इन्फिनिटी पे। अब देखो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी को रिप्लेस करो फोकस से, इमेज बनेगी फोकस पे। तो जहां पर इमेज बन रही है वहां पे अगर इन्फिनिटी आएगा तो बड़ी इमेज, इन्फिनिटी नहीं आएगा तो छोटी इमेज। यहां पे क्या था, वस्तु रखी थी फोकस पे, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। जहां इमेज बन रही है इन्फिनिटी आ गया तो इमेज बनेगी बड़ी, और इमेज उल्टी होगी क्योंकि इमेज सीधी एक ही केस में बनती है, वो ये। और ये स्पेशल केस इस बार एएलपी के एग्जाम में आ चुका है, ये पूछा है पेपर में उसने। अगर वस्तु कनके मिरर के सामने फोकस और पोल के बीच में रखी हो तो इमेज कैसी बनेगी? पोल यानी खंबा, खंबा होता सीधा, यानी इमेज बनेगी सीधी और बड़ी। अगर फोकस और पोल के बीच में वस्तु नहीं है, वस्तु चाहे और कहीं भी है, चाहे फोकस पे है, चाहे इन्फिनिटी पे है, चाहे सेंटर पे है, चाहे सेंटर इन्फिनिटी के बीच में है, चाहे सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, चाहे सेंटर फोकस के बीच में है, उल्टी इमेज ही बनेगी। केवल यहां पर रखी वस्तु की इमेज ही सीधी बनती है। अब ये बात कितनी समझ में आई? अगला क्वेश्चन आप कितना जल्दी आंसर दोगे मुझे उससे पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करो। जिन बच्चों ने हमारे से क्लास में चैप्टर बहुत मन से पढ़ा होगा ना, उन्हें इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है जितनी मैं क्लास में अभी कर रहा हूं। उन्हें बस केवल क्वेश्चन दिखाना है, वो तुरंत आंसर देंगे। क्लास में हमने बहुत मेहनत की है सब पढ़ाते हुए। इसने लिखा है इन कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू द इमेज। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर, बेटा अगर वस्तु रखी है अनंत पर, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। इन्फिनिटी को रिप्लेस करते हैं फोकस से, इमेज बनेगी फोकस पे। तो इमेज बनेगी, लिख रहा है रियल इन्वर्टेड सेम साइज सेंटर, सेंटर पे नहीं बनेगी। इमेज कहां बनेगी हमारी? फोकस पे। रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड एट फोकस, इमेज बनेगी फोकस पे। अगर इमेज बनेगी फोकस पे, जहां इमेज बन रही है वहां इन्फिनिटी नहीं आया, यानी कि इमेज बनेगी छोटी। इमेज क्या बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड, छोटी। वस्तु कहां रखी है? इन्फिनिटी पर रखी है, पोल तो आया नहीं है। फोकस और पोल के बीच में रखी होती तभी सीधी बनती है, उसके अलावा हर जगह बनती है उल्टी, यानी कि रियल इन्वर्टेड। ये आंसर सही हो गया। ये तो वैसे भी गलत हो गया, इमेज सेंटर पे नहीं बनेगी, इन्फिनिटी वाली इमेज बनती है फोकस पे, इन्फिनिटी वाली बनती है फोकस पे। आंसर क्या बनेगा? बी। फास्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 12 ये करो। इस वाले में मैं आपका देखूंगा कि आप कितना दिमाग यूज करेंगे, क्योंकि 10 और 11 बिल्कुल डायरेक्ट थे, 12वें में थोड़ा सा आपका बुद्धि देखी जाएगी। हमें कबड्डी स्टार अजय सिंह, निहाल, निखिल चौधरी, कोमल केसरवानी, ड्राइव टू अचीव, ड्रोन शूट विद आर्यन, जेई कॉम्पिटिटर, पीहू प्रिंस, साहिल यादव, मुस्कान परवीन, ईश्वर झाकड़, रामचरण सचन, परवेज हुसैन, अजय सिंह, धर्मराज, मीना, ये बच्चे में लगातार आंसर दे रहे हैं। रुक्मणी दास, आशुतोष, सोनल, रवि, राजीव रंजन, करो ये। इसने लिखा है एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर एट ए पॉइंट बिटवीन सेंटर एंड फोकस। बेटा अगर वस्तु कहां पर रखी है? सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी? तो मैंने कहा था आपसे कि सेंटर को रखते हैं हम झुकातू, फोकस को रिप्लेस करते हैं इन्फिनिटी से। ये दिमाग लगा पाए नहीं लगा पाए? अभी हमने क्या बताया था आपको? सेंटर को रखते हैं झुकातू, फोकस को रिप्लेस करते हैं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी को रिप्लेस करते हैं फोकस से। तो उसने कहा कि वस्तु रखी है सेंटर और फोकस के बीच में, तो सेंटर को रखते हैं झुकातू, फोकस को रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी, यानी इमेज बनेगी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। यानी अगर ये मेरा पास कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर, ये इन्फिनिटी। अगर वस्तु कहां पर रखी है? वस्तु रखी है सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज बनेगी ये सेंटर इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। सेंटर इन्फिनिटी के बीच का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि बियॉन्ड सेंटर बनेगी, वक्रता केंद्र से परे बनेगी। तो इमेज कहां बनेगी? फोकस में नहीं बनेगी, सेंटर इन्फिनिटी के बीच में। ये गलत हो गया।
एट सम पॉइंट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से परे बनेगी। और वो साइज भी पूछता, इमेज कहां बन रही है, सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, जहां पर इमेज बनी वहां पर इन्फिनिटी आ गया, यानी कि इमेज बनेगी बड़ी। और उल्टी इमेज तो होगी, क्योंकि सीधी इमेज तो केवल तब बनती है अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो। तो इमेज उल्टी बनेगी, बड़ी बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। तो 12वें का आंसर अगर आपने सी लिखा है, यानी कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब ऐसा होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, बेटा अगर ऑब्जेक्ट जो है वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहां बनेगी, तो मैंने कहा था सी को हम क्या रखते हैं, झुकातु। अगर वस्तु बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी, अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी। सेंटर वाले केस में अगर केवल सेंटर है, सेंटर वाली इमेज होती है, सेंटर पे कोई छेड़खानी नहीं करते, वस्तु सेंटर पे, इमेज बनेगी सेंटर पे सेम साइज की, तो इमेज बनेगी सेम साइज की। तो ये लिखा लार्ज साइज गलत हो गया, स्मॉल साइज गलत हो गया, लार्ज साइज गलत हो गया, सेम साइज की बनेगी। और उल्टी तो बननी है क्योंकि सीधी तो केवल फोकस और पोल के बीच वाली बनती है, रियल का मतलब है उल्टी इमेज। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 13 का बी। ये बबली कुमारी ने डी लिखा है, बाकी सबका मुझे बी दिखाई दे रहा है। बी वालों का एकदम सही आंसर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 ये करो। पिछला क्वेश्चन अगर आप अच्छे समझ गए हो तो बिना पेन चलाए 1 से 5 सेकंड में आंसर दे सकते हैं आप। इसने कहा हमारे से कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पिन को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा अगर कोई वस्तु कनकेव मिरर के सेंटर पे उसके वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तो कनकेव मिरर में अगर वस्तु रखते हैं सेंटर पे, इमेज भी बनती है सेंटर पे और सेम साइज की बनती है। अगर यहाँ पे वस्तु आपने 3 सेंटीमीटर की रखी तो यहाँ भी वस्तु 3 सेंटीमीटर की बनेगी। तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। ये कहने को न्यूमेरिकल लग रहा होगा, ये पिछले वाला क्वेश्चन ही तो है भाई। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने बस केवल शब्दों में पूछ लिया, वस्तु कनकेव मिरर अवतल दर्पण के सेंटर पे वक्रता केंद्र पर है, तो वस्तु सेंटर पे तो इमेज सेंटर पे ही बनती है सेम साइज की। अब यहां पे क्या कह दिया कि वस्तु सेंटर पर रखी है 3 सेंटीमीटर की, तो इमेज कितने सेंटीमीटर की होगी, सेंटर पर रखी वस्तु की इमेज सेंटर बनती है, सेम साइज की बनती है, तो 3 सेंटीमीटर ही आंसर आएगा। ये उल्टी इमेज होगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये सब ऑप्शन जो है ये मीटर में है क्योंकि ऊपर मीटर लिखा हुआ है, यहां भी हम मीटर कर देते हैं हर जगह, मीटर। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन का भाई है, ध्यान से करो इसे। एक अवतल दर्पण को सूर्य के सामने इस प्रकार रखा जाता है कि सूर्य की किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 मीटर दूर एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, इकट्ठी होती हैं। यदि अब 3 मीटर लंबी मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा। बेटा देखो, एक अवतल दर्पण है उसे सूर्य की तरफ रखा, तो सूर्य तो बहुत दूर है, तो बहुत दूर से जो आने वाली किरणें होती है ना वो होती है पैरेलल। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं पैरेलल आएंगी, और पैरेलल किरणें मैंने आपको आज ही बताया था पहले क्वेश्चन में कि पैरेलल किरणें कहां पे इकट्ठी होती हैं, फोकस पर। यानी कि अभी इसने कहा कि अगर अवतल दर्पण को कनकेव मिरर को सूर्य के सामने रखें तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें 5 मीटर दूर अभिसरित, 5 मीटर दूर कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही हैं। तो 5 मीटर दूर इकट्ठी होने का मतलब है कि फोकस कितना दूर हुआ, 5 मीटर दूर, यानी फोकस दूरी होगी 5 मीटर की। अब ये कह रहा है कि वस्तु को रखा हमने 10 मीटर की दूरी पर। बेटा अगर फोकस 5 मीटर की दूरी पर है तो सेंटर तो फोकस से डबल दूरी पे होता है, यानी कि सेंटर बनेगा 10 मीटर की दूरी पे, और आप मोमबत्ती को 10 मीटर दूर रख रहे हैं, यानी कि आप इसके सेंटर पर रख रहे हैं। तो सेंटर पर रखी वस्तु की इमेज सेंटर पे ही बनती है कनकेव मिरर में, यानी इमेज भी 10 मीटर दूर ही बनेगी। तो इस क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा गेम खेल दिया आपके साथ में। वो कह रहा है कि अवतल दर्पण को कनकेव मिरर को सूर्य के सामने रखा तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें 5 मीटर दूर कन्वर्ज हुई, 5 मीटर दूर इकट्ठी हो गई, यानी 5 मीटर दूर फोकस हुई। तो फोकस से 5 मीटर दूर, तो फोकस से ठीक डबल दूरी पर होता है सेंटर, तो सेंटर 10 मीटर की दूरी पर होगा। और मोमबत्ती को आपने 10 मीटर दूर रखा, यानी कि मोमबत्ती को आपने सेंटर पर रखा। सेंटर पर रखी वस्तु की इमेज सेंटर पे तो बनेगी। अगर वस्तु 10 मीटर दूर रखी है तो फिर इमेज भी 10 मीटर दूर ही बनेगी। तो इसका आंसर आएगा 15वें का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर रखा जाता है, बेटा वस्तु कहां रखा जा रहा है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर। ये पोल है, फोकस है, सेंटर, ये इन्फिनिटी। बेटा वस्तु को रखा जा रहा है आउटसाइड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से बाहर। आउटसाइड सेंटर का मतलब है
कि वस्तु को रखा जा रहा है सेंटर इन्फिनिटी के बीच में। अगर वस्तु सेंटर इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर को रखते हैं झुका तू, इन्फिनिटी को रिप्लेस करेंगे फोकस से, तो इमेज बनेगी सेंटर और फोकस के बीच में। तो डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। यानी कि हमने क्या देखा, कनकेव मिरर में वस्तु फोकस पे है, कनकेव मिरर में वस्तु फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे वस्तु है तो इमेज फोकस पे, सेंटर वाली इमेज सेंटर पे, वस्तु सेंटर फोकस के बीच में तो इमेज सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, वस्तु सेंटर इन्फिनिटी के बीच में तो इमेज बनेगी सेंटर फोकस के बीच में। यही तो कर रहे हैं हम, फोकस को रिप्लेस कर रहे हैं सेंटर से, फोकस को रिप्लेस कर रहे हैं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी को फोकस से, सेंटर को रखना है झुका तू, सेंटर फोकस के बीच में वस्तु है तो सेंटर झुका तू, फोकस को रिप्लेस किया इन्फिनिटी से, ये काम कर रहे हैं। जहां पर इमेज बन रही है इन्फिनिटी आ गया तो बड़ी इमेज, बड़ी इमेज, या इन्फिनिटी नहीं आया तो छोटी इमेज, इन्फिनिटी नहीं आया छोटी इमेज, और केवल सेंटर वाले केस में कुछ चेंज नहीं करते तो सेम साइज। सारी इमेज कैसी बनेंगी, उल्टी बनेंगी, क्योंकि सीधी इमेज केवल तब बनती है अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हो। अरे कनकेव मिरर में आप कर लोगे, जितनी स्पीड से मैंने समझाया उतनी स्पीड से आप रिलेट कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे। जब मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करा रहा था, आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे कि नहीं। अगर समझ में आई बात तो वाई लिखेंगे, नहीं आए तो एन लिखेंगे। ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। बीएससी करा बच्चा भी अगर ट्रेडिशनल तरीके से करने बैठेगा ना कनकेव कॉन्वेक्स मिरर को, तो क्वेश्चन गलत करके आ जाएगा। अगर जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसे अगर ध्यान रखोगे, फोकस रिप्लेस करो इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी रिप्लेस करो फोकस से, सेंटर रखो झुका तू, तो ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां बनेगी, तुरंत कर दोगे। जहां पर इमेज बन रही है इन्फिनिटी आए तो बड़ी इमेज, इन्फिनिटी नहीं आए तो छोटी इमेज, केवल सेंटर वाले केस में कुछ चेंज नहीं करेंगे। सारी इमेज उल्टी हैं, क्योंकि सीधी इमेज एक ही केस में बन सकती है जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होगी, है ना। तो इसलिए थ्योरी क्लास मैं कहता हूं भाई ध्यान से जितना पढ़ोगे, प्रैक्टिस सेशन उतना फास्ट करोगे। सीधे प्रैक्टिस करने आ जाओगे मुंह उठा के तो कुछ नहीं होगा। ये करना। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, इस बार देखो क्वेश्चन है कनकेव नहीं, इस बार उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी जाती है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। देखो अवतल दर्पण में तो आपको बहुत नाटक करना पड़ा, फोकस वाली इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी वाली फोकस पे, सेंटर वाली सेंटर पे। उत्तल दर्पण में तो इतना नाटक करने की जरूरत है ही नहीं, यहां एक लाइन में सारा गेम खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, ध्यान रखना, एक लाइन सुनना बस। आपके पास में क्या है, अगर आपके पास में उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी वस्तु रख दो, चाहे यहां रख दो, नजदीक, दूर, बहुत दूर, बहुत बहुत दूर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं वस्तु रखो जहां भी आपका मन करे। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज केवल बनती है पोल से फोकस के बीच में बनती है, और छोटी और सीधी ही बनेगी। ना ये इमेज कभी बड़ी बनाएगा, ना कभी सेम साइज की बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज सीधी ही बनाता है, हमेशा छोटी ही बनाता है, और केवल पोल से फोकस के बीच में ही बनाता है। इसमें सोचना ही नहीं है कि इमेज सेंटर बनेगी कि इन्फिनिटी में बनेगी, नहीं बनी नहीं सकती। कॉन्वेक्स मिरर केवल इमेज बनाता है पोल से लेकर फोकस के तक, इस एरिया में, पोल से फोकस के बीच में। और सीधी बनेगी, उल्टी इमेज नहीं बनाएगा कभी भी, ये अवतल की तरह सीधी बनाएगा, छोटी बनाएगा। तो क्या लिखा है इसने कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, एट ओनली पोल और फोकस के बीच में बनती है इमेज। वर्चुअल, सीधी, स्मॉल साइज बिटवीन पोल एंड फोकस भी ऑप्शन सही है। तो इसे लिख लेना, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, और ध्रुव और फोकस, पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। सीधा, छोटा, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में बनता है। एग्जैक्ट फोकस पे तब बनता है अगर वस्तु इन्फिनिटी पे होगी तो तब फोकस से बन जाएगा, अदरवाइज अगर वस्तु इन्फिनिटी पे है तो फोकस बनेगा। इन्फिनिटी को छोड़ के वस्तु कहीं भी रखी हो तो पोल से फोकस के बीच में ही दिखाई देगा। उत्तल दर्पण में इमेज कभी फोकस सेंटर के बीच में नहीं बन सकती, सेंटर पर नहीं बन सकती, सेंटर के बियॉन्ड नहीं बन सकती, इन्फिनिटी पर नहीं बन सकती। ठीक, अब आते हैं 18वें पे। आपने पिछला वाला क्वेश्चन कितना बढ़िया पढ़ा, मैं इसका आंसर देखूंगा सबका। 18 कौशल यादव, भाई क्या बात चल रही है, बातचीत चल रही है कुछ बच्चों की आपस में। भाई हमें मजबूर मत करो, किसी बच्चों को हमें ब्लॉक करना पड़ जाए, है ना, तो ऐसी हरकतों से बचो। ये बच्चा कह रहा है मेरे नाम दीपक है, मुझे मेरे पापा की तरफ से 4 मंथ मिले हैं आरआरबी की तैयारी करने के लिए।
जो कि आर्थिक स्थिति से मेरे औकात से बाहर था, लेकिन एग्जाम अच्छा नहीं गया, अब क्या करूं, पढ़ाई छोड़ दूं, क्या करूं? भाई देखो, पहले तो सबसे पहली बात यह है कि अगर सर पे से तलवार लटकी रहेगी कि 4 महीने के अंदर ही करना है, तो भाई आप अपने घर वालों को समझाओ कि अगर 4 महीने में ही नौकरी लग रही होती तो पूरे गांव में 4-5 लड़के ही क्यों सरकारी नौकरी में होते? अगर 4 महीने में सरकारी नौकरी लग जाए तो हर एक बंदा तो पढ़ ही रहा है, हर एक बंदा बीटेक कर रहा है, कुछ ना कुछ कर ही रहा है, सबकी लग जाएगी। तो एक तो पहले तो तलवार नहीं लटकी होनी चाहिए। 1-1.5 साल का समय प्रॉपर चाहिए होता सरकारी नौकरी की तैयारी में। लेकिन वो तैयारी उस बच्चों को करनी चाहिए जिससे थोड़ा बहुत कुछ जीवन में मेहनत करके पढ़ाओ। जो आज तक केवल थोड़ा बहुत ऐसे ही रात को रट्टा मार लिया, मॉडल से पढ़ लिया, नकल करके पास हो गए, अगल बगल वालों से पूछ के हो गए, उनके लिए नहीं है। जो पढ़ाई में ठीक है, खुद की मेहनत से सही से पास हो रहे हैं, वो 1-1.5 साल दें, उनकी लग जाएगी कहीं ना कहीं। ये पक्का है, कहीं ना कहीं आप सेट हो जाओगे। आप इंस्पेक्टर चाह रहे, इंस्पेक्टर नहीं लगा तो ऑडिटर लग जाओगे, ऑडिटर चाह रहे नहीं लगा तो हो सकता क्लर्क लग जाओ, लेखपाल लग जाओ, कहीं कहीं कांस्टेबल लग जाओ, कहीं ना कहीं हो जाओगे सेट। 4 महीने में लगने लगे तो भैया पूरी दुनिया ने सरकारी नौकरी कर ले। इसने कहा कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले में लिखा कि कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन लार्ज। अभी हमने आपको बताया था कि कनकेव मिरर बेटा उल्टी और सीधी दोनों टाइप की इमेज बना सकता है। कनकेव मिरर तो अगर वस्तु पोल और फोकस के बीच में होती है, कनकेव मिरर में सीधी इमेज बनती है, अदरवाइज उल्टी बनती है। गलत हो गया, बी ऑप्शन सही है कि कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा सीधी ही इमेज बनाएगा, उल्टी बना ही नहीं सकता। और मंद यानी कि छोटी इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, ये सही है। ये कह रहा है कि मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स मिरर की एक से ज्यादा है। नहीं, अगर कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बना रहा है तो उसकी मैग्निफिकेशन तो 1 से कम आएगी। 1 के बराबर कैसे हो जाएगी? ये +1 मैग्निफिकेशन होती है प्लेन मिरर की, समतल दर्पण की होती है ये, समतल दर्पण की, क्योंकि समतल दर्पण सेम साइज की इमेज बनाता है। तो आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। 19 तेरा जॉब कोई मैजिक नहीं है। देखो मैं भाई देखो ये तो नहीं कहता आपसे कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा हो गया है ना। तजुर्बा लेने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तजुर्बा लेने के लिए लाखों रुपए कहीं खर्च करें। नौकरी जब आप करो तो तजुर्बे के लिए नहीं, ये मान के करो कि मुझे नौकरी लेनी है ना, सीरियसली मुझे नौकरी चाहिए। लेकिन तलवार के साथ नहीं कि 2 महीने 6 महीने 8 महीने, 1-1.5 साल का समय लो और उस 1-1.5 साल को तपस्या की तरह आप यूज करो। उसके बाद बिल्कुल देखो, संकल्प होता है विकल्प रहित। अगर आप विकल्प रख के करोगे ना, अरे कोई बात नहीं, अगर नौकरी नहीं लगी तजुर्बा तो हो ही जाएगा जीवन में कुछ सीखने का, नौकरी नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं, पापा की दुकान में बैठ जाऊंगा, नौकरी नहीं लगेगी तो कुछ दुकान नहीं खोल लूंगा। तो अगर विकल्प होगा फिर संकल्प नहीं होता आपके पास। जब आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो फिर केवल एक ही विकल्प होना चाहिए कि तैयारी करूंगा तो नौकरी लगेगी, मैं करूंगा, अगर मेरी नहीं लगी तो और किसकी लग सकती है, मेरे साथ मेहनत कौन करेगा। और नहीं लग रही अल्टीमेटली बाद में तो फिर विकल्प 1000 सोच लो, फिर उसमें क्या जा रहा है ना, वो बाद की बात है। करते समय विकल्प नहीं रखना। कह रहा है कि टू गेट एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट वन कैन यूज, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। बेटा कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं कर सकते, तो सीधी और छोटी इमेज ही बनाता है हमेशा। ये कह रहा है कनकेव मिरर यूज कर सकते हैं बट नॉट ए कॉन्वेक्स, बिल्कुल सही है। कह रहा है या तो कॉन्वेक्स कर लो या कनकेव, कॉन्वेक्स तो कभी बड़ी इमेज बनाएगा ही नहीं, प्लेन मिरर बनाता है सेम साइज की इमेज। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो 19वें का आएगा बी। ठीक है, मुस्कान कह रहे हैं कोई पढ़ाती भी है और खुद की तैयारी कर रही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20, अभी इसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, ये करेंगे 20वां। अब सारे क्वेश्चन जो हैं ये फटाफट होने वाले क्वेश्चन हैं। विकल्प नहीं सोचना, संकल्प होता है विकल्प रहित। जहां विकल्प है वहां संकल्प नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है ना। ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, बेटा उत्तल दर्पण हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाता है, तो उत्तल दर्पण की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, सीधी इमेज बनाता है, छोटी बनाता है तो 1 से कम होगी, तो <1। तो आंसर क्या बनेगा इसका भी बी। अरे भाई क्या हो गया, बी भी बड़े बड़े चल रहे हैं आंसर। 20वें का बी था, 19वें में बी था, 18वें का भी बी था, 17वें का भी बी था, अच्छा 16 का चलो डी था, पिछले नहीं तो 1 2 3 4 क्वेश्चन का लगातार बी आंसर आ गया। अब बी पर टिक मत लगा देना कि बी भी चल रहा है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन क्या होगी बताओ। देखो उत्तल दर्पण जो है कॉन्वेक्स, वो तो हमेशा सीधी इमेज बनाता है तो उसकी मैग्निफिकेशन तो 1 से कम होती है। लेकिन आपको पता है बेटा कनकेव मिरर जो है ये छोटी इमेज भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है। सेम साइज की वस्तु रखिए, सेंटर पे इमेज बनेगी, सेंटर पे तो कनकेव मिरर सेम साइज की इमेज बना रहा है। वस्तु रखिए फोकस पे इमेज बनी, इन्फिनिटी पे तो बड़ी इमेज बना रहा है।
वस्तु रखी इन्फिनिटी में इमेज बनी फोकस पे तो छोटी बना रहा है, तो इसकी मैग्निफिकेशन 1 से कम भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है और 1 के बराबर भी। तो जो कनकेव मिरर है, जो अवतल दर्पण है, ये सीधी उल्टी दोनों टाइप की इमेज बनाता है, तो इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कनकेव मिरर बड़ी इमेज भी बनाता है, छोटी भी बनाता है और बराबर साइज के भी, तो मैग्निफिकेशन 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन उत्तल दर्पण का सही था, उत्तल में पॉजिटिव और 1 से कम ही होगी, इस बार सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, 22, 22वें का आंसर देखते हैं हम किसका सही है। करते रहना क्वेश्चन। आप दर्पण से कितना भी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, दर्पण होने की संभावना। आप दर्पण से कितना भी दूर है, अगर आपकी इमेज बेटा सीधी दिख रही है, ये काम एक तो करता है प्लेन मिरर जो हमारे घर में लगा हुआ है, और एक कॉन्वेक्स। बस दोनों में फर्क ये है कि हमारे घर में जो प्लेन मिरर है ये हमेशा सीधी इमेज बनाता है पर सेम साइज की, कॉन्वेक्स भी सीधी इमेज ही बनाता है हमेशा पर छोटे साइज की। तो यहाँ पे उसने छोटे बड़े की बात नहीं की, केवल सीधे की बात की है। तो सीधी इमेज या तो आप प्लेन मिरर से प्राप्त कर लो या कॉन्वेक्स से प्राप्त कर लो, या तो समतल से या उत्तल से। ये कौन बच्चा है जो इसका आंसर सी ऑप्शन बता रहा है? लक्की चौहान, कोमल केसरवानी, दोनों सी बता रहे हैं। गलत हो गया इनका, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। रामचरण जी बता रहे हैं खाली प्लेन। अरे प्लेन मिरर हमेशा सीधी इमेज बनाता है घर वाला, नजदीक है दूर है बहुत दूर है इमेज सीधी बनेगी पर सेम साइज की। कॉन्वेक्स हमेशा सीधी इमेज बनाता है पर छोटे साइज की। हाँ, कनकेव तो नहीं बनाता हमेशा सीधी, ये तो केवल एक स्पेशल केस में ही सीधी बनाता है। कनकेव मिरर सीधी तब बनाएगा जब आप फोकस और पोल के बीच में होंगे, वही स्पेशल केस है कनकेव का, वही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा डी। ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 23, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा इनमें? पटानु मंडल गलत कर दिए, अक्षत, पवन, साखिया, ड्रोन, शोट, पीहू, प्रिंसेज, लबासना वाली। अच्छा, नाम रखते समय तो बड़ा रखा लबासना, सीधा आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईएएस। और अब रेलवे की तैयारी करनी पड़ रही है, ग्रुप डी का फॉर्म भरना पड़ रहा है। इसने कहा कि डाइवर्जिंग, मतलब डाइवर्जिंग मिरर वो होता है जो प्रकाशीय किरणों को फैला दे। तो कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग, याद रखना, इसके ऊपर प्रकाश की किरणें टकराते फैला देता है, डाइवर्जिंग मिरर है डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स। हिंदी में कहते हैं अपसारी। जो कनकेव मिरर होता है ये होता है कन्वर्जिंग, ये प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है, इसे हम कहते हैं हिंदी में अपसारी, सॉरी अभिसारी। तो कनकेव जो मिरर है, अवतल दर्पण जो है ये कन्वर्जिंग है, प्रकाशीय किरणें इकट्ठी करता है। कनकेव मिरर कॉन्वेक्स प्रकाशीय किरणों को फैलाता है। प्लेन मिरर ना कन्वर्जिंग है ना डाइवर्जिंग, ना किरणों को इकट्ठी करेगा ना फैलाएगा, इसकी पावर 0 होती है, ये कुछ नहीं कर सकता। शेविंग मिरर जो होते हैं दाढ़ी बनाने वाले वो कनकेव ही होते हैं, तो हमारा आंसर बनेगा इसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, एक उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू होगी -30, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लिखते हैं हम। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर की। और कह रहा है कि फोकल लेंथ आपको बतानी है मिरर की क्या होगी, फोकल लेंथ बताओ क्या होगी। देखो, अगर बेटा आपको उसने वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है, यानी कि आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो ये हमारे पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई है 2.5 सेंटीमीटर की, वस्तु है 10 सेंटीमीटर की, तो 2.5 से भाग करेंगे 1/4 आ गया, मैग्निफिकेशन आ गई 1/4। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा सीधी इमेज बनाता है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही होगी। अब हमारे पास हमें क्या निकालना है? यू दे रखा है, एफ निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हमारे पास में F/F - U। तो मैग्निफिकेशन 1/4 है। आपको फोकल लेंथ निकालनी है और U की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? -30। सोल्व कर लेना इसे, तो 1/4 = F/F + 30। तो 4F किसके बराबर हो जाएगा? F + 30 के 4F में से F गया 3F, 3F 30 के बराबर, F की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव ही निकल के आ गई, यानी कैलकुलेशन हमारी सही है। तो आंसर बनेगा इसका हमारा बी ऑप्शन। सोल्व कर लेना फटाफट, है ना, बी आंसर आ जाएगा इसका, बाद में देख लेना। अब ये करेंगे फटाफट स्पीड से। अगले 5-6 क्वेश्चन में मैं आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। इसने लिखा है
व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन ए व्यू फाइंडिंग मिरर, किसी वाहन के व्यू फाइंडिंग मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। व्यू फाइंडिंग मिरर वो मिरर होता है जिसमें आप पीछे का देख सकते हैं, पीछे का दूर तक का देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं व्यू फाइंडिंग मिरर, है ना। तो व्यू फाइंडिंग मिरर कौन से होते हैं, ये मुझे लग रहा है अभी मैंने पढ़ाया था किसी बैच में, कहाँ पढ़ाया है ये, यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया ना अभी हाल फिलहाल में। तो व्यू फाइंडिंग मिरर कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। देखो जो हमारी बाइक में साइड वाले मिरर हैं, साइड वाले मिरर जिसमें आप पीछे का दूर तक का देख सकते हैं, तो हमारी बाइक में साइड वाले मिरर जिसमें पीछे का दूर तक का सारा देखा जा सकता है, उसे हम कहते हैं व्यू फाइंडिंग मिरर। इसे कई बार पेपर में व्यू फाइंडिंग की जगह रेयर व्यू मिरर भी लिखता है, वो रेयर व्यू मिरर भी लिख देगा, रेयर 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 व्यू मिरर, ठीक है, ये भी लिख देगा। अगला है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, REAR आएगा ना स्पेलिंग। हजामती दर्पण भी बताया था कि शेविंग मिरर भी कनकेव मिरर होता है। तो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है, शेविंग मिरर। देखो आपको ये बात पता है कि साइड वाला मिरर जो बेटा देखो कॉन्वेक्स मिरर, मैंने क्यों बताया साइड वाला मिरर, क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाता है। तो अगर आप साइड वाला मिरर में दूर का ट्रैफिक देखो चाहे पास का, सारा ट्रैफिक आपको सीधा ही दिखेगा। तो साइड वाला मिरर इसलिए हम कॉन्वेक्स रखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर सीधा दिखाता है। और छोटा दिखाने से फायदा क्या होगा कि साइड वाला मिरर बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेगा। तो बाइक में साइड वाले मिरर होते हैं कॉन्वेक्स, ताकि हम बहुत बड़ा एरिया देख पाए। अच्छा हजामती दर्पण होता है कनकेव, क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर में क्या होता है, अगर आप अपना चेहरा मिरर के नजदीक रखें, फोकस और पोल के बीच में अपना चेहरा रखेंगे, तो कनकेव मिरर क्या करता है, अगर आपका चेहरा फोकस और पोल के बीच में होगा तो सीधा बड़ा दिखेगा, तो आप इजीली दाढ़ी बना सकते हैं क्योंकि चेहरा बड़ा दिख रहा है। तो हजामती दर्पण भी होता है कनकेव मिरर। अगले में आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज कनकेव मिरर, कहां पे कनकेव मिरर का यूज नहीं होगा। तो बेटा देखो जो रेयर व्यू मिरर होता है, जो साइड वाला मिरर होता है रेयर व्यू मिरर या व्यू फाइंडिंग मिरर, ये तो कॉन्वेक्स होता है, अभी बताया था आपको हमने इस एक क्वेश्चन पहले, ये कॉन्वेक्स होता है। बाकी हर जगह चाहे वो सोलर फर्नेस हो, सोलर भट्टियां हो, सर्च लाइट हो यानी कि ट्यूब लाइट हो, चाहे गाड़ी की हेडलाइट हो, सब जगह कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। बाकी हर जगह होता है कनकेव का यूज। तो कनकेव मिरर का यूज हम ज्यादातर जगह करते हैं, गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर फर्नेस में, शेविंग मिरर के रूप में, डेंटिस्ट भी इसका यूज करता है, नाक कान गले के डॉक्टर का जो हेड मिरर होता है, हर जगह सब जगह कनकेव कनकेव कनकेव। दर्पण में ज्यादातर कनकेव मिरर ही यूज होता है। कॉन्वेक्स कहाँ पे यूज होता है, इंपॉर्टेंट केस में अगर हम देखें तो साइड वाला मिरर। तो याद रख लेना कि साइड वाला जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है, बाकी ज्यादातर होता है कनकेव मिरर। एक आध जगह और है कॉन्वेक्स, पर नॉर्मली ज्यादातर कनकेव मिरर का यूज होता है, साइड वाला मिरर होता है कॉन्वेक्स। अगला क्वेश्चन आया, द हेड मिरर यूज बाय ENT डॉक्टर, नाक कान गले के डॉक्टर के सर पे जो मिरर लगा होता है वो भी कनकेव ही होता है, कनकेव मिरर। द टाइप ऑफ मिरर यूज इन एंटी सॉफ्ट लिफ्टिंग डिवाइस, बेटा दुकानों में सामान से उठने के बचने के लिए लगाने वाला उपकरण भी होता है कॉन्वेक्स। यहाँ आप देखो एक तो साइड वाला मिरर है कॉन्वेक्स, और एक ये जो दुकानों में लगाता है, दुकान में दुकानदार अपनी दुकान में किसी एंगल पे कॉन्वेक्स मिरर ऐसे लगाएगा ताकि उसकी पूरी की पूरी दुकान जो है वो सीधी और छोटी उस मिरर में दिखती रहे और वो देखता रहे कोई सामान उठा तो नहीं रहा है। तो एक कॉन्वेक्स मिरर अगर आप लिखना चाहो तो एक तो यहाँ पर है सॉफ्ट लिफ्टिंग डिवाइस में, एंटी सॉफ्ट लिफ्टिंग डिवाइस में होता है ये साइड वाला मिरर होता है, और जो पहाड़ों पर जो सड़क के मोड़ पर लगा होता है वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो शार्प टर्न पर लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर, गाड़ी में साइड वाला मिरर होता है, और एंटी सॉफ्ट लिफ्टिंग डिवाइस में। क्वेश्चन नंबर 30 बताओ सर, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था मिरर से। क्या आया था भाई तुम्हारे एग्जाम में, एक बच्चा बोल रहा है। हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है मिरर से। गाड़ी की हेडलाइट, बेटा गाड़ी की हेडलाइट में मैंने बताया कनकेव मिरर होता है, लेकिन यहाँ देखना कनकेव के दो ऑप्शन है, स्पेरिकल और पैराबोलिक। अगर दो ऑप्शन में अगर आपको कनकेव दिखाई दे तो आप पैराबोलिक पर टिक लगाएंगे, पैराबोलिक कनकेव ज्यादा बढ़िया कनकेव मिरर है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी ऑप्शन, ठीक है। अभी हमने एक दिन जो क्लास ली थी उसमें भी हमने एक दो क्वेश्चन रखे थे मिरर के, ज्यादातर लाइट वाले चैप्टर के रखे थे, पर ये अभी मिरर में हर सेट से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैंने दोबारा से रिवाइज करा दिया आपको। ये डेंटिस्ट कौन सा मिरर करता है यूज, वो भी कनकेव मिरर, ठीक है।
तो ये भी कनकेव मिरर है। बाकी आज की क्लास में मेन हमारा जो फोकस था वो टोटल क्वेश्चन हमने करे 31, तो क्या स्कोर रहा आपका ये मुझे बताएंगे। आज की क्लास में हमारा मेन फोकस इस बात पे था कि हम इमेज कौन सा मिरर कहाँ कहाँ बनाता है उनको हम ध्यान रखें, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज सीधी ही बनाएगा, छोटी ही बनाएगा, फोकस और पोल के बीच में बनाएगा। कॉन्वेक्स तो एक लाइन में खत्म हो गया। कनकेव कैसे खत्म करेंगे, फोकस वाली इमेज इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी वाली फोकस पे, सेंटर वाली सेंटर पे। और कब इमेज बड़ी बनेगी, कब छोटी बनेगी, कब उल्टी कब सीधी, वो मैंने सब बता दिया। वीडियो देखकर अपने नोट्स बना लेना। बाकी ये 4 आपको रूल याद रखने हैं, इनमें से कोई रूल आपसे पूछ सकता है। मैग्निफिकेशन के 3-4 फॉर्मूले जो है उसे लिख लेना। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला गलत लिख के हमें कंफ्यूज कर दिया इन्होंने, गलत टाइप कर दिया। ये एक क्वेश्चन में फालतू के 2-3 मिनट खराब हो गए। ठीक, तो ये देख लेना, ठीक है। हंसराज कह रहे हैं उनके 31 में 30 सही हुए हैं। म्यूजिक के बादशाह कह रहे हैं 26। पंकज कह रहे हैं जी 31 ठीक हो गए मेरे। कोमल कह रहे हैं 29। कुलदीप के 28। तो अगर आपके 29-30 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं जिन बच्चों के, यानी कि अगर आपके सेट में मिरर का क्वेश्चन आ जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सही कर देंगे, ठीक है। तो कल ऐसे से हमने आज एक क्लास के अंदर मिरर को निपटाया है। कल की क्लास में हम लेंस को खत्म करेंगे एक ही क्लास में, है ना। कल भी 9 बजे क्लास आपके साथ में। तो जिनके भी 29-30 सही हो रहे हैं बहुत बढ़िया स्कोर है। एक आध तो गलत हो जाता है, एक तो हमने ही दोबारा करना पड़ गया हमें, है ना। तो एक आध तो कई बार जल्दीबाजी में भी गलत हो सकता है, टाइप करने में गलत हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस में भी कई बार गलत चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। उन्होंने लेट ज्वाइन किया, बाद में सारे क्वेश्चन देख लेना। ये आपको पीडीएफ जो है ये प्रोवाइड करा देंगे, यहाँ पे लिंक बना देंगे, ठीक है। नहीं तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है अंकुर सर फिजिक्स, जिसमें 33,000 बच्चे हैं टेलीग्राम पर, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी डाल दूंगा मैं पीडीएफ ये, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। कल हम फिर मिलेंगे 9 बजे, लेंस को खत्म करेंगे स्पीड से और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।